जय भीम दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और लग चुकी है मंजिल की तलब, अब खुद को आग में झोंकना होगा। और ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों, आते हैं आज के पहले सवाल पे। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, इस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो पहले क्या होता था, पहले वोट देने का अधिकार था हमें, और उसमें उसके लिए उम्र होना चाहिए था 18 साल, 21 वर्ष, कितना 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में 18 साल है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 61 नंबर का संविधान, जो ऑप्शन बी में दिया है। 52 नंबर संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। दल बदल कब हुआ था? 1985 में। ये आपका है हमारा सही आंसर। संविधान संशोधन 21 वर्ष की आयु से घटाकर 18 साल कर दिया गया। अगला देखिए, अगला क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा संविधान संशोधन दल बदल का विरोध के संबंध में रखता है? मतलब कौन सा संविधान दल बदल विरोध से संबंध है? तो संविधान संशोधन जो था, आपको हमने भी बताया 52वां था, 52 नंबर का। ये दल बदल से संबंधित थे, और इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। कौन थी? 10वीं अनुसूची से। जब दल बदल का संशोधन लाया गया 52वां, उसके बाद में एक अनुसूची जोड़ी गई थी जो 10वीं अनुसूची थी, जो विकल्प बी में है। यही हमारा सही आंसर है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? पूछ रहा है हमसे, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, वो कब अपनाया गया था? तो देखिए इसमें अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। जो तिरंगा होता है, यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसको पहली बार इसको फहराया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। और इसका रेशियो रहता है 3:2 का। 3:2 का, लंबाई गुणे चौड़ाई 3:2 की होनी चाहिए। और ये अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला देखिए, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान जिसको आप सब लोग जानते हैं, जनगण मन। जनगण मन कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए ही सही आंसर है इसका। इसको 52 सेकेंड में गाना होता है। 52 सेकेंड में, कितने टाइम में? 52 सेकेंड में गाना होता है। और ये जो था तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी एक कविता है, उसी की 13 पंक्तियां हैं। तत्वबोधिनी की 13 पंक्तियां हैं। तत्वबोधिनी की कितनी? टोटल 13 पंक्तियां हैं। इसको लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला देखिए, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? देखिए पहले हमने पूछा आपसे, पहले क्या उसके ऊपर वाला सवाल था राष्ट्रीय गान, और अब ये जो है इसमें राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत क्या होता है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम ये किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। कब? 24 जनवरी 1950 को। लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक थी आनंद मठ। कौन सी? आनंद मठ। आनंद मठ। ये आनंद मठ से ही लिया गया है। ये गाया जाता है कितने टाइम में? 65 सेकंड में गाया जाता है। 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान को, राष्ट्रगान जैसे 52 सेकंड में आप सभी को मालूम है 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन राष्ट्रगान को अगर इमरजेंसी की ज़रूरत में गाना पड़ जाए, जल्दी जल्दी, जैसे कहीं आग लग जाए, कोई आक्रमण वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर जल्दी जल्दी में गाना पड़ जाए तो 20 सेकंड में भी गा सकते हो, इमरजेंसी में केवल। वैसे 52 सेकंड का समय लेते हैं, और खड़े होकर एकदम सावधान अवस्था में।
अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो वही संविधान दिवस है। देखिए कहाँ विकल्प है, 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन कुछ सावधान 26 नवंबर 1949 को इसी दिन कुछ प्रावधान अंगीकृत भी हुए थे। हमारे संविधान के कुछ मतलब जो अनुच्छेद हैं वो लागू हुए थे इसी दिन। और बाकी पूरी तरीके से कब लागू हुआ था? पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था उस दिन। अगला देखिए, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर इसे किस संस्था से पारित होना जरूरी है? मतलब आपातकाल जो है इसकी घोषणा होने के बाद 1 महीने के अंदर किस संस्था यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहाँ से पारित होना जरूरी है? तो देखो लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, और राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए। मतलब ऑप्शन इसका कौन सा है? दोनों दोनों सदनों से पारित होना चाहिए 1 महीने के अंदर, तब हम आपातकाल मान्य रहेगा, अन्यथा निषेध कर दिया जाएगा। न्यायालय का कोई भी रोल नहीं रहता इसमें आपातकाल में। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? हमने आपको कल हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में है 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। 22 भाषाएं कौन कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसमें से देखिए गुजराती, गुजराती है हमारी भाषा, कश्मीरी भी है और राजस्थानी नहीं है। यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, डोगरी भी है। टोटल कितनी? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अगला देखिए, अगला क्या है? शास्त्रीय भाषा में कुल कितनी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषा में टोटल 6 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा क्या होता है? जो 1500 बीसी से पुरानी होना, यानी कि 1500 ईसा पूर्व के पुरानी भाषाएं होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? देखिए कन्नड़, कन्नड़ तेलुगु, कन्नड़ तेलुगु, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, कन्नड़ तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उड़िया। टोटल 6 भाषाएं हैं। कौन सी शास्त्रीय भाषाएं? टोटल 6 हैं, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और उड़िया, संस्कृत। अगला देखिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। क्यों मनाते हैं 14 सितंबर को? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला पे हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। 14 सितंबर 1949 में आयंगर फार्मूला, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। आयंगर फार्मूला के तहत जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला देखिए, भारत में सबसे पुरानी जनजाति है, पूछ रहा है हमसे भारत में जो सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन सी है? तो देखिए जो यारवा जनजाति है, यारवा जनजाति यही सबसे पुरानी जनजाति है, यही ऑप्शन हमारा सही है। यारवा जनजाति ये सबसे पुरानी जनजाति है। और आपको हम बताते हैं भील जनजाति जो है, भील जनजाति सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, सबसे बड़ी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा जनसंख्या है भीलों की। और सेंटलीज, सेंटलीज ये हमारी मिलती है अंडमान निकोबार में, ये बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक इसको बोल सकते हो, खतरनाक, खतरनाक, सबसे खतरनाक है। थारू जनजाति, थारू जनजाति क्या होता है? ये थारू जनजाति जो है ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक के रूप में, यानी दिवाली इनके लिए दुख का त्योहार है, दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। दिवाली को कैसे मनाती है? शोक के रूप में। तो हमसे पूछा क्या था सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? यारवा जनजाति, ऑप्शन ए सही है इसका। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे, 12 नंबर सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पूछ रहा हमसे प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
तो जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार वर्तमान में है। प्रथम थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और जवाहरलाल तो ये तो प्रधानमंत्री थे पहला। और राजेंद्र प्रसाद आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला देखिए, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, मतलब नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग आप लोग जानते हैं, योजना आयोग, जो योजना आयोग था उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है। ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे और अभी भी वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं। अगला देखिए, संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 266 से। विकल्प नंबर ए में ही है इसका आंसर, अनुच्छेद 266 संचित निधि। 267 में है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। और 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग। 280 में वित्त आयोग है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची में मतलब क्या है? 11वीं अनुसूची जो है ये है हमारा पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ये ऑप्शन नंबर ए में ही इसका विकल्प दिया है। नगर पालिका, पंचायती राज आपको बता दें, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संशोधन, और 11वीं अनुसूची बनी थी इसके लिए। नगर पालिका के लिए 74वां संशोधन, 74वां संशोधन। और इसके लिए बनी थी क्या? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची, पंचायती राज के लिए 11वीं, और नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची बनी थी। और प्रथम संशोधन जो हुआ था भूमि सुधार के लिए पहली जो बाद में जोड़ी गई, क्योंकि शुरुआत में 8 अनुसूची थी। जो पहली अनुसूची एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी, नवी जिसको बोलते हैं नवी अनुसूची, वो आई थी आपकी भूमि सुधार के दौरान, पहले संशोधन में ही। अगला देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्थापिका नहीं है? मतलब द्विसदनी व्यवस्थापिका किस राज्य में नहीं है? तो देखिए, बिहार में तो है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है। कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी है। 6 राज्यों में है टोटल। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। तो इन 6 राज्यों को छोड़ के बाकी जो भी राज्य रहेंगे वहाँ द्विसदनी व्यवस्थापिका यानी कि विधान परिषद नहीं है। तो पंजाब आपका विकल्प सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही आपका सही आंसर है। टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि 2 सदनी व्यवस्थापिका है। अगला देखिए क्या है, 17वां क्वेश्चन। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, यही हमारा सही आंसर है। शीला जीत थी, ये थी आपकी दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। अगला देखिए, सीएजी के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? सीएजी का पद बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताया था। इस ये किस में है? ये अनुच्छेद 148 में। किस में? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में सीएजी का पद है।
सीएजी का काम हमने आपको कल भी बताया था, क्या काम था इसका? केंद्र और राज्य दोनों जगह की खर्च का जांच करना, खर्च की जांच करना का काम किसका है? सीएजी का। इसकी रिपोर्ट देता है वो, अगर केंद्र सरकार की जांच करता है तो राष्ट्रपति का, और राज्य सरकार की जांच करेगा तो राज्यपाल को। अगला देखिए क्या सवाल है, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में अगर इसमें ऑप्शन आ गया 245 तो आप यही सही करोगे। है तो वैसे 250, लेकिन विकल्प 245 लगेगा, क्योंकि 250 ये जो आपका पीओके है उसको जोड़ के है। पीओके के लिए भी 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, पीओके के लिए 5 सीटें, और इन पांचों को जब घटा दोगे तो 245 बचेंगी, जिन पे इसमें होता है 245। 245 में से 12 सीटें जो हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो चुनाव जो होता है, चुनाव तो वैसे इसका होता नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव होता है। वो होता है कितना? टोटल 233 लोगों का। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प सही है, वर्तमान में 245। कितनी सीटें हैं? 245। अगला देखिए, कौन राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? यानी कौन सा राज्य है जिसके प्रतिनिधि लोकसभा के जो होते हैं प्रतिनिधि, सांसद मतलब किस राज्य के ज़्यादा हैं? तो देखिए, बिहार बिहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से टोटल 80 सांसद जाते हैं। कितने? 80 सदस्य। सदस्य सांसद आप कुछ भी बोल दो। यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन में अध्यक्षता, मतलब अध्यक्षता करेगा लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये होता है राज्यसभा में, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में जो इसका अध्यक्ष होता है जिसको बोलते हैं सभापति। सभापति कौन होता है? सभापति सभापति होता है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, वही उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है यही इसका सभापति होता है राज्यसभा का। तो ये जो है ये इस सदन का सदस्य नहीं होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और वहाँ का सभापति बना दिया जाता है। कहाँ का? राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है जो उसी का सदस्य होता है। विधानसभा विधानसभा जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे राज्य में विधानसभा होती है, तो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होता है राज्य का। आज का सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।